जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा, हम आप लोग के लिए हर एक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार आप लोग के लिए लेके आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज। जो भी बच्चे क्लास 12 के हिंदी मीडियम के कोई भी बोर्ड के, ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा सीरीज, तो ध्यान से इसको देखिएगा और याद रखिएगा इसमें जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो आपके क्लास 12 का जो 2024 में आने वाला एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी आलतू फालतू बकवास क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे। और याद रखना एक और चीज़ है, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको इसके लिए क्या करना है, एसआरडी क्लासेस नाम का एक ऐप है प्ले स्टोर पर, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ऐप के अंदर जब जाइएगा तो आप देखिएगा टेलीग्राम का लिंक होगा, तो उससे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में जुड़ने के बाद आपको जो है इसका नोट्स मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है। यानी दोनों चालक जो है त्रिज्या R1 R2 है, लेकिन दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, बराबर है। तो बोल रहा है पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं का अनुपात है। यहाँ पर जो है बाबू गलती से अनुपात नहीं छपा है, ठीक है, दिमाग में सेट कर लो। यहाँ पर क्या आएगा, अनुपात, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे मान लीजिए ये गोला है एक और ये दूसरा गोला है। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। इसका जो त्रिज्या है वो R1 है और इसका त्रिज्या जो है R2 है, लेकिन बाबू दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है। पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है दोनों का, ठीक है, वो समान है। मान लो इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो इसका भी सिग्मा है। तो बोल रहा है दोनों के सतह पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात होगा। तो याद रखिएगा हम सिखाए थे, किसी भी गोले के आवेश, अगर गोला है आवेशित चालक का गोला है तो उसके सतह पर उसके सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसका भी विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो देखो जरा सा, विद्युत क्षेत्र का मान दोनों के लिए सेम होगा, चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है तो ये दोनों सेम होगा। तो जब इसका अनुपात करोगे तो कितना निकलेगा, 1:1। क्लियर है? तो इसका आंसर जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। सिंपल सा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। नेक्स्ट बोल रहा है गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोन फैराड है। गोलीय संधारित्र की धारिता कितना है, 1 माइक्रोन फैराड। बोल रहा है यदि गोले के बीच की रिक्तियां कितना है, 1 मिलीमीटर है, तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी, किसकी, बाहरी गोले की। सबसे पहले अगर याद हो, ठीक है, तो गोलीय संधारित्र एक्चुअली होता कैसा था, ध्यान से अगर याद हो तो जैसे इस तरह करके याद रखिए, 2 ठो गोला होता था, ठीक है। कितना गोला होता था, 2। दिख रहा होगा, चलिए समझ में आ गया होगा। ये 2 गोला है, ठीक बाबू। इसका जैसे हम बताए थे, इसका त्रिज्या हम A मानते थे और इसका त्रिज्या हम B मानते थे। क्लियर है? याद करो, बाहरी गोला का त्रिज्या B और अंदर गोले का त्रिज्या A। तो याद करो इसका धारिता का फॉर्मूला था, C = था 4πε0 A × B बाय B - A। क्लियर है? ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोन फैराड है, यानी धारिता दे दिया, C का वैल्यू दिया 1 माइक्रोन फैराड, यानी 1 × 10⁻⁻⁶ फैराड। क्लियर है? और बोल रहा है यदि गोले के बीच की रिक्तियां 1 मिलीमीटर है, गोले के बीच रिक्तियां मतलब ये दोनों गोले के बीच जो है, ये दोनों जो गोला है इसके बीच का जो ये गैप है वो कितना है, कितना दिया है, 1 मिलीमीटर। यानी एक तरह से तुमको B - A दे दिया है। B में A घटा दोगे तो ये रिक्ति कितना निकल जाएगा, तो ये कितना दिया है, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर यानी 1 × 10⁻³ मीटर। क्लियर है? ये दिया है। और बोल रहा है क्या, तो बाहरी गोले का मान क्या होगा, यानी B का मान क्या होगा। क्लियर है? ये पूछ रहा है। तो चलिए बहुत आसान है, फॉर्मूला भी पता है, क्या क्या दिया सब पता है, बस निकालना है। चलो देखते हैं। तो बोलो C = क्या पढ़े बाबू, 4πε0 A × B बाय B - A। क्लियर है? ले लिए, सबका वैल्यू रखते चलिए। C का वैल्यू अगर बात करें तो C का वैल्यू कितना दिया, 1 × 10⁻⁻⁶। लीजिए 1 × 10⁻⁻⁶। 4πε0 इसका वैल्यू अगर रखिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 1/9 × 10⁹। क्लियर है? इंटू ए इंटू बी रहने देते हैं इसको,
बाय b माइनस ए कितना दिया है, तो b माइनस ए का वैल्यू दिया 1 इंटू 10⁻³ रख लिए। अब जरा समझिए ध्यान से, इसको इधर ले जाएं तो बोलो 1 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, या पहले इंटू ही कर लेते हैं तब लेके जाएंगे। तो बोलो कितना हो जाएगा a इंटू बी बाय इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। क्लियर है? तो a इंटू बी क्या हो जाएगा बाबू, a इंटू बी जब इसको इधर लेके जाएंगे तो बोलो 1 इंटू 10⁻6 इंटू इसको इधर ले गए तो 9 इंटू 10⁻6। तो a इंटू बी अगर बात करें तो बोलो 1 इंटू 9 हो जाएगा, इंटू 10⁻6 प्लस 6 तो 10⁻0 हो जाएगा, और 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी सिंपल सा बोले तो ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो सिर्फ इस दोनों को गुना करेंगे तो 9 बचेगा। तो a इंटू बी का वैल्यू 9 है। अगर एक्चुअल वैल्यू आप निकालना चाहिएगा तो a इंटू बी का वैल्यू 9 है। तो ज़रा ध्यान से देखो, b माइनस ए का वैल्यू दिया इतना, यहाँ देखिए b माइनस ए का वैल्यू दिया इतना, तो देखिए b माइनस ए का वैल्यू दिया है कितना, 10⁻³ मीटर, वही हुआ 1 इंटू 10⁻³ यानी इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम किसका मान, b का मान निकाल लें तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10⁻³ प्लस b। क्लियर है? सॉरी प्लस a, या फिर छोड़िए हमको a का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू? a का निकालना है, तो हम a का ही रख देते हैं। तो बोलो a का वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तुम लोग सॉल्व कीजिएगा तो a का वैल्यू देखिएगा कितना आएगा, तो आएगा b माइनस 10⁻³ मीटर, इतना आएगा। क्लियर है? तो इमेजिन करो इसका रखोगे जब यहाँ a की जगह b माइनस 10⁻³ तो 10⁻³ समझते हैं कितना छोटा वैल्यू है। तो 10⁻³ मतलब हो गया b माइनस 10⁻³ मतलब 0.001 मीटर। तो बोलो b में अगर इतना जरा सा घटा ही दें तो इसको लगभग 0 मान सकते हैं, इतना छोटा। तो यानी एक तरह से मानो b ही होगा। क्या होगा? b, यानी a को भी आप b कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? b। a जो है उसको भी क्या मान सकते हैं? b। क्यों? b में इतना कम घटाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको क्या मान सकते हैं? b। तो बोलो ये क्या हो गया b, a को भी b लिख दिए इंटू b, ठीक है। तो b इंटू बी इक्वल टू 9, तो b इंटू क्या हो गया b, तो b इंटू बी क्या हो गया b स्क्वायर इक्वल टू 9। तो बोलो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो b इक्वल टू कितना आएगा 3 मीटर। कितना? 3 मीटर। तो आंसर आ गया, त्रिज्या है 3 मीटर है ऑप्शन में। तो देखिए 3 मीटर कितना नंबर में? डी नंबर में। नेक्स्ट। क्लियर है? तो बाबू ये था आपका क्वेश्चन, देख लिए होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा अप्रोक्सीमेट का ध्यान रखिएगा तभी जल्दी बनेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर हो तो उस स्थान पर A वेक्टर से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स फाई निम्न में से संबंध ज्ञात होता है, यानी विद्युत फ्लक्स का मान। तो सिंपल सा झूठ मूठ का क्वेश्चन बोल रहा है, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर सिखाए थे E वेक्टर डॉट A वेक्टर, तो सिंपल सा फॉर्मूला पूछ रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान होगा। ये क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ाए थे, सेम क्वेश्चन। तो इसका आंसर हम बताए थे, इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और हमको पता है नहीं लिख पाइएगा क्योंकि दम ही नहीं है आप में, ठीक है। जो बच्चे पढ़िएगा वही लिख पाइएगा, बहुत बच्चा तो कुछ नया सर इंस्टाग्राम का यही पतली कमरिया होगा, देखेगा देगा कमेंट में जवाब, उस तरह दे नहीं पाओगे। तो चलिए मत देना जवाब, ठीक है, क्योंकि बहुत कम, इतना दिन से बोल रहे हैं 4-5 बच्चा बस कमेंट करते हैं। बहुत अच्छा, इतना समझ में आ रहा है, बेकार का मेहनत हम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो बोल रहा है किसी चालक की विद्युत धारिता C का व्यंजक है, ठीक है। किसी चालक की विद्युत धारिता क्या है? C है, उसका व्यंजक है। तो सिंपल सा आप पढ़े होंगे Q बराबर C भी, तो C बराबर क्या हो गया Q बाय V। देखिए ऑप्शन C बराबर Q बाय V, तो A नंबर। नेक्स्ट अगर इसको देखें तो बोल रहा है अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। सिंपल सा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। याद क्रम सिखाए थे। मान लो एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक है, बेलनाकार चालक, इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो इससे r दूरी पर यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र निकाले थे, याद करो निकाले थे लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सिंपल सा वही चला गया। नेक्स्ट बोल रहा है किसी घिरे एक बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का गुना होता है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ए नंबर। सिंपल से गॉस परमे का फॉर्मूला पूछ रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर है तथा उस पर
उस पर आवेश कितना क्यू कूलम है, तो उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा। ठीक है बाबू, क्या बोल रहा है, एक खोखला गोला, उसका त्रिज्या कितना आर मीटर है और उसके सतह पर जो आवेश है वो कितना है, क्यू कूलम है। ठीक है, क्यू कूलम, ध्यान से देखिएगा। बाबू ये खोखला गोला है, बोल रहा है इसका जो त्रिज्या है वो आर है, इसका त्रिज्या आर है और इस पर जो आवेश है, ठीक है, तो ये जो आवेश है वो आवेश कितना है, क्यू है। ठीक है, तो बोल रहा है इसके केंद्र पर यहाँ पर विभव क्या होगा, भी क्या होगा, विभव क्या होगा, पूछ रहा हमसे। तो देखिए कितना आसान है। तो v बराबर हम सिखाए थे 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर। क्लियर है, तो ये होगा फॉर्मूला। तो इसको अगर इंटू करें तो क्यू बाय क्या होगा, 4πε0 इंटू आर, ये चल जाएगा विभव का मान। और याद रखिएगा सिर्फ केंद्र पर ही नहीं, यहाँ इसके अंदर कहीं पर भी, यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ तक कहीं पर भी इतना ही होगा, लेकिन हाँ सतह तक इतना होगा, लेकिन सतह से जैसे जैसे आगे जाओगे फिर विभव का मान घटने लगेगा। क्लियर है, तो हमको इसके केंद्र पर पूछा है तो ये जाएगा, तो है ऑप्शन Q/4πε0 आर, सी नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है क्या, किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसको रखने पर, चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। क्यों, चालक को चाहे विद्युत क्षेत्र में रख दो या कहीं रख दो, याद क्रम सिखाए तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, तो इसका आंसर जाएगा शून्य होता है, सी नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। याद रखिए किसी भी वस्तु का परावैद्युतांक का मान निकालोगे तो वो हमेशा 1 से अधिक होगा। किससे, 1 से, तो इसका आंसर जाएगा सी नंबर, 1 से अधिक होगा। नेक्स्ट बोल रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र 2 परावैद्युतांक स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाता है, तो दोनों प्लेट के बीच विद्युतीय क्षेत्र। याद करो परावैद्युत नियतांक K इक्वल टू पढ़ाए थे F0/Fm। ठीक है, तो बोलो K इक्वल टू F0 इक्वल टू लिख सकते हैं Q इंटू E0 इंटू Fm को लिख सकते हैं Q इंटू EM। तो बोलो Q से Q कट गया। ठीक है, तो बोलो K इक्वल टू क्या हो गया, E0/EM, E0/EM। तो बोलो EM इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा E0/K। यानी पहले जब हवा में था उस समय विद्युत क्षेत्र E0 था, जब परावैद्युत में डाल दिया तो E0 क्या हो गया, K। तो बोलो सिंपल सा, मान लो पहले विद्युत क्षेत्र E0 था, K परावैद्युतांक कितना दिया है 2, तो E0/2 हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 1/2 इंटू E0 हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। क्लियर है, तो देखिए 1/2 के समानुपाती बढ़ती है। ठीक है, बिल्कुल सही यही जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1/2 के समानुपाती बढ़ती है, यानी 1/2 गुना हो जाती है। क्लियर है, सिंपल सा। नेक्स्ट बोल रहा है गॉस के नियमानुसार, गॉस का कहना था φ बराबर Q/ε0, ये फॉर्मूला सिंपल सा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जब संधारित्र में K परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता। याद करो हम सिखाए थे, मान लो कोई संधारित्र है, अगर ये हवा भरा, अभी क्या है, हवा है, दोनों प्लेट के बीच, इसकी धारिता C है। लेकिन अगर इसके प्लेट के बीच हम क्या डाल दें, एक परावैद्युत गुटका डाल दें जिसका परावैद्युतांक K है, तो इसकी धारिता C गुने K हो जाएगा, यानी K गुना बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर है K गुना बढ़ती है, ए नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है। देखिए हिसाब से वही क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहा है। क्या बोल रहा है, एक आविष्ट खोखला गोला है, यानी एक खोखला गोला है, आविष्ट मतलब आवेशित है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। क्लियर है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराड। याद रखना संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा, फैराड। नेक्स्ट बोल रहा है विद्युत धारिता की विमा है, विद्युत धारिता, तो याद करो विद्युत धारिता का मात्रक था कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड था, तो यहाँ से निकालो। कूलाम को लिखेंगे एम्पियर सेकेंड और वोल्ट को लिखेंगे जूल प्रति कूलाम। तो बोलो एम्पियर सेकेंड इंटू जूल प्रति कूलाम को अगर तोड़ें, अच्छा वोल्ट को लिखेंगे जूल प्रति कूलाम, लेकिन पर वोल्ट है तो इस पर भी पावर -1, तो इसको अगर हम तोड़ें तो इसको लिखेंगे पर जूल इंटू कूलाम। ठीक है, तो बोलो एम्पियर सेकेंड, ठीक है, जूल को लिखेंगे क्या, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, उस पर पावर कितना -1 इंटू कूलाम को लिखेंगे एम्पियर सेकेंड। क्लियर है, तो इसको अगर तोड़ें तो एम्पियर सेकेंड इंटू kg पर पावर कितना -1, मीटर पर पावर कितना -2, s पर पावर -2 यानी +2 इंटू एम्पियर सेकेंड। क्लियर है, तो अगर इसको अच्छे से सॉल्व करें तो बोलो kg पर पावर -1, मीटर पर पावर -2, s पर पावर 2, एक 3 और एक 4। ठीक है, तो s पर पावर 4 और a पर पावर 1 और 1 कितना 2,
तो ये हो गया इसका मेन मात्रक। तो यहाँ से लिख सकते हैं kg की जगह क्या लिखते हैं बाबू, kg की जगह लिखते हैं m। तो m पर पावर कितना -1, मीटर की जगह लिखते हैं l पर पावर -2, सेकंड की जगह लिखते हैं t पर पावर 4 और a की जगह लिखते हैं a या i। तो यहाँ पर i लिखा गया इसलिए i पर पावर 2। तो ये जाएगा m पर पावर -1, l पर पावर -2, t पर पावर 4, i पर पावर 2। तो देखिए है, तो देखिए a नंबर में ही गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक आवेशित खोखला गोलाकार चालक है, इमेजिन करो ये आवेशित है। ठीक है, तो इसके केंद्र पर, तो याद क्रम सिखाए थे, अगर आवेशित चालक रहेगा उसके अंदर, सतह के अंदर याद रखना विद्युत क्षेत्र 0 होगा, लेकिन विभव जो होगा वो नियत होगा यानी कांस्टेंट होगा। क्लियर है, यानी चालक के सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र तो 0 होगा लेकिन विभव 0 नहीं होगा। तो इसका आंसर देखिए डी नंबर, सर सी नंबर, विद्युत क्षेत्र 0 होता विभव नहीं, तो इसका आंसर चला गया सी नंबर। नेक्स्ट अगर देखें तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है 50 माइक्रोन फैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है तो उसकी ऊर्जा है। ठीक है, तो ऊर्जा U इक्वल टू पढ़े होंगे हाफ CV²। ठीक है, तो 1/2 CC मतलब धारिता कितना दिया 50 माइक्रोन फैराड। ठीक है, तो हम लिखें 50 × 10 पर पावर -100 इंटू V², भी कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है तो 10 का स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये 25 हो जाएगा, तो 25 गुने इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 पर पावर -4 इतना जूल, 25 × 10 पर पावर -4 जूल है, तो नहीं है कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर 2.5 कर दें, कितना कर दें 2.5 यानी पॉइंट इधर से इधर लाए तो डेफिनेटली एक बढ़ जाएगा। ठीक है, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर है, तो -4 था, +1 किए तो -3, 2.5 × 10⁻³ जूल है। देखिए ए नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है क्या 4 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोन फैराड है, 8 माइक्रोन फैराड संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। तो इसका सिंपल सा चीज़ है यार, अगर बोलो 4 संधारित्र हर एक का 2 माइक्रोन फैराड है, तो अगर समांतर में जोड़ेंगे 2 2 2 2 इस तरह करके चारों को, तो क्या हो जाएगा 8 माइक्रोन फैराड, यानी सिंपल सा समांतर क्रम में जोड़ना होगा, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटती है। याद रखिए, किसी भी बूंद को अगर आवेशित करेंगे द्रव का बूंद को, तो वो फैलना चाहेगा ना कि सिकुड़ना चाहेगा, तो इसका आंसर है घटती है, बी नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सुनो ध्यान से, बोल रहा है बहुत सारा संधारित्र है आपको और हम चाह रहे हैं कि उच्चतम धारिता प्राप्त हो, तो उसको कैसे जोड़ना चाहिए। तो हम आपको सिखाए होंगे कि अगर समांतर में संधारित्र को जोड़ोगे तो ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। क्लियर है, तो सिंपल सा समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, तो सी बी नंबर इसका आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें, बोल रहा है क्या किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है। तो सिंपल सा E इक्वल टू हाफ CV², ये फॉर्मूला पढ़े ही होंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आवेश वितरण से, आवेश वितरण से, ठीक है, आवेश यानी बांटने से। तो आवेश बांटने से होगा क्या, जैसे इमेजिन करो बाबू ये गोला है A, ये गोला है B, मान लो आवेश इससे इसमें जाएगा या उससे इसमें जाएगा, डेफिनेटली यहाँ ऊर्जा का हानि होगा। किसका हानि होगा, ऊर्जा का। कारण क्या, जब यहाँ आवेश जाएगा मान लो इधर से इधर या फिर उधर से इधर, तो इस तार में जब जाएगा आवेश तो धारा प्रवाहित होगा, उसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होगा और ऊष्मा के रूप में यहाँ ऊर्जा का हानि होता है। तो इसका आंसर जाएगा ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी ऊर्जा का हानि होता है। नेक्स्ट बोल रहा है जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच दूरी बढ़ती जाती है तो उसकी धारिता, यानी क्या बोल रहा, सुनिए, ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसके बीच का जो दूरी है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो धारिता क्या होगा। तो सिंपल सा धारिता बराबर पढ़ाए थे A∈0/d, तो अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगा, सिंपल सा चीज़ है। तो इसका आंसर है घटती जाती है, दूरी अगर बढ़ती जाएगी धारिता घटती जाएगी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती वह है। मतलब संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं और पूछ रहा है कौन सा चीज समान रहेगा। तो याद क्रम समांतर क्रम में सिखाए तो विभवांतर समान रहेगा, विभव का मान नहीं बदलेगा, तो इसका आंसर जाएगा सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, बोल रहा है क्या समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिताओं का अनुपात है। बोलो जी, समान धारिता है, उसका n संधारित्र को पहले किस में जोड़ रहे हैं, समांतर में। किस में, समांतर में। यदि हम हर एक संधारित्र की धारिता C माने
तो अगर समांतर में जोड़ेंगे तो याद करो समांतर क्रम में CP का समतुल्य धारिता समांतर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा N इंटू सी, कितना हो जाएगा NC। और यही अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे CS तो इसका हो जाएगा कितना C/N, याद करो हम सिखाए थे। तो बोल रहा है इसका अनुपात क्या होगा, तो सिंपल सा करो, तो NC/C/N करेंगे, C से C कट जाएगा, N ऊपर चल जाएगा तो N²/1, तो इसका अनुपात हो जाएगा N²/1 यानी N² C नंबर। ठीक है, तो इसी के साथ आज यहीं तक था। ठीक है, उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आया होगा। और देखिए वही बच्चा को समझ में आएगा ऑब्जेक्टिव जो थोड़ा पढ़िएगा, अब नहीं ध्यान से देखिएगा तो समझ में तो उतना नहीं आएगा। अब इमेजिन करो ये सब फॉर्मूला ही नहीं जानोगे तो कैसे होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं जो पढ़ाई जरूर समझ में आया, और अब मिलेंगे हम लोग इसके बाद का क्वेश्चन अगले दिन फिर लेके। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन था 107 क्वेश्चन पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ऑब्जेक्टिव काफ़ी हो गया, अब सिर्फ क्वेश्चन बैंक वाला बचा वो भी हम बाद में करा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं यूनिट 2 का लेकर के, या मन करेगा तो यूनिट 1 का और कुछ भी पढ़ाने तो हम पढ़ा देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।